तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अगले हफ्ते के बाद से हमें 8 महीने अच्छा खासा मौसम मिलने वाला है। यार इस साल मॉनसून इतना जल्दी आने की वजह से और स्पेशली महाराष्ट्र रीजन में मॉनसून इतना ज्यादा इंटेंस होने की वजह से हम सब ने मई महीने से लेके अक्टूबर तक सूरज बहुत कम बार देखा है। और सूरज हर रोज दिखने के बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं जो साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल ऐसे अलग अलग फील्ड्स तक एक्सटेंड करते हैं। बायोलॉजिकली अगर बोला तो बहुत सारा विटामिन डी मिलता है जो हमारे स्किन के लिए और हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और साइकोलॉजिकली अगर बोला तो ह्यूमन बीइंग्स के मूड्स के लिए आई बिलीव सूरज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो यार अगर आप पुणे में रहते हो तो आप शायद मेरे फीलिंग्स अच्छे से समझ पाओगे। यूजुअल पुणे मानसून कैसे होते हैं पता है? दिन भर सूरज दिखता है, मौसम बढ़िया होता है और जैसे ही सनसेट होने लगता है तो शाम से लेके रात तक बहुत सारी बारिश होती है। कुछ मोमेंट्स में इवन रात भर बारिश होती है और फिर अगली सुबह वापस सनराइज दिखता है। दिन भर अच्छा मौसम रहता है और शाम को वापस बारिश आने की साइकिल कंटिन्यू होती है। इसका एडवांटेज पता है क्या है? दिन भर धूप होने की वजह से टेम्परेचर थोड़े से ज्यादा होते हैं। इस मानसून में दिन में भी ऐसे क्लाउडी कंडीशंस होने की वजह से सुबह के टेम्परेचर्स 22, 23 से ऊपर गए ही नहीं। ऑलमोस्ट आधा साल ऐसे कंडीशन में बिताने की वजह से मैं आने वाले कुछ महीनों के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। विंटर्स में मजा कुछ अलग ही होता है। सुबह मस्त गर्मी होती है, मैं दिन का कार्डियो दोपहर में भी कंप्लीट कर सकता हूँ और रात को जो ठंड आती है उसकी वजह से बढ़िया नींद मिलती है। और उसके बाद एनीवे समर ही है, मौसम बढ़िया रहने वाला है और हम स्विमिंग करने के लिए जा सकेंगे। तो हाँ, इवन दो इस साल का मानसून कुछ ज्यादा ही लंबा चला और बारिश ने मेरे दिमाग को खराब कर दिया, मैं आने वाले इस साल के लिए और अगले साल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैं जून 2020 साल से वीडियोस बना रहा हूँ। उस टाइम पे जब मैं डेली व्लॉगिंग करता था तब मैं एक चीज बहुत बार कहता था। मैं ये कहता था कि जब मौसम बढ़िया है तब मेरा मूड बढ़िया होता है। अगर आप मेरे वीडियोस 2020 से देख रहे हो और अगर आपको ये बात पता है, नीचे एक सन इमोजी कमेंट कर देना। गर्मा गर्म कॉफी रेडी हो चुकी है। ये कॉफी थोड़ी सी ठंडी होने तक मुझे आप सबको मॉनिटर रिलेटेड अपडेट बतानी है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को रिकमेंडेशंस के लिए पूछा था क्योंकि मेरा प्लान है इस डेस्क पे एक मॉनिटर सेटअप बनाने का, ताकि जब मैं पूरी दोपहर यहाँ पर काम करने के लिए बैठता हूँ तो मेरा पोस्चर ठीक रहे। अभी इस नेक रिहैब की वजह से सिर्फ एक्सरसाइज के दौरान ही नहीं पर एक्सरसाइज के बाहर भी मुझे अपने गर्दन की जो पोजिशन है वो ठीक से मेंटेन करनी है। अब काम करते वक्त क्या होता है, ये लैपटॉप इतना नीचे होने की वजह से काम करते करते मेरे गर्दन की जो पोजीशन है वो नीचे की ओर जाती रहती है और जैसे मैं काम में एंग्रॉस होते जाता हूँ वैसे मैं आगे आगे मुड़ने लगता हूँ। तो इस प्रॉब्लम का जो बेसिक सोल्यूशन था वो मेरे दिमाग में मॉनिटर ही आया। पर पिछला वीडियो अपलोड करने के बाद शायद 4-5 घंटों में मेरे पापा ने आके मुझे कहा कि तूने जो वीडियो अपलोड किया है उसके कमेंट्स देख, क्योंकि उन कमेंट्स में लोगों ने अलग अलग आइडियाज दिया है। और बहुत सारे लोगों ने एक मॉनिटर की जगह क्या रेकमेंड किया पता है? एक लैपटॉप स्टैंड। अब आई एम अज्यूमिंग कि लैपटॉप स्टैंड की जो कीमत है वो मॉनिटर के कंपैरिजन में बहुत कम होगी और एक लैपटॉप स्टैंड एग्जैक्टली वो अकॉम्प्लिश करेगा जो मुझे चाहिए। तो अगर मैं इस लैपटॉप को एक स्टैंड की मदद से भी आई लेवल पे लेके आ सकता हूँ तो वो एक बहुत बड़ा विन है। इसीलिए एडवांटेजेस की अगर बात की, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है और मॉनिटर के मुकाबले एक लैपटॉप स्टैंड थोड़ा सा सस्ता है। अब मेरा बस एक लास्ट डाउट है, स्टैंड तो मैं आज ऑर्डर कर दूंगा पर अगर लैपटॉप स्टैंड के ऊपर होगा इसका मतलब मुझे एक वायरलेस कीबोर्ड और एक वायरलेस माउस की भी जरूरत पड़ेगी ना, तो उसके लिंक्स भी भेज देना। क्योंकि अगर लैपटॉप स्टैंड के ऊपर थोड़ा सा ऊपर है तो मैं ऐसे तो एडिटिंग नहीं कर सकता, राइट यार। बाय द वे, एक मॉनिटर और एक लैपटॉप स्टैंड, सिर्फ ये दो ऑप्शंस नहीं थे। कुछ लोगों ने मुझे एक स्टैंडिंग डेस्क लेने के लिए कहा। लॉजिकली अगर सोचा, स्टैंडिंग डेस्क इन तीनों में से सबसे बढ़िया ऑप्शन है क्योंकि दिन भर कुर्सी पे बैठने से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। पर स्टैंडिंग डेस्क का सिर्फ एक इशू है, मेरे आंखों के सामने ये जो सफेद कलर का डेस्क है वो हमने कुछ सालों पहले बनवाया था और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, इसके जो भी ड्रॉवर्स है वो इतने अच्छे हैं कि अगर यहाँ पर एक स्टैंडिंग डेस्क लिया तो इस डेस्क का क्या करें? इस सवाल की वजह से स्टैंडिंग डेस्क अभी के लिए आउट ऑफ क्वेश्चन है, पर मे बी फ्यूचर घर में। तो प्री वर्कआउट मील और ब्रेकफास्ट खाते खाते मुझे यूट्यूब रिकमेंडेशंस पे एक बहुत बढ़िया वीडियो आया। मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स स्पेशली ट्रेन्स और मेट्रोज में बहुत शौक है। अगर आपने मेरी पूरी जापान सीरीज देखी है तो आपको ये बात ऑलरेडी पता है। इस वीडियो में टोक्यो मेट्रो की जो भी हिस्ट्री है, ऐसे 1940 से लेके आज तक उन्होंने कैसे अलग अलग स्टेशन ऐड किए, कैसे अलग अलग लाइंस बनाए और उनका जो भी मेट्रो प्रोजेक्ट है उसका एक्सपेंशन कैसे हुआ, वो उन्होंने एक ज्योग्राफिकल मैप पे आउटलाइन करके ड्रॉ किया है। भारी वीडियो है।
और ये चेक करो, ठीक है, ये सिर्फ उनकी सबवे सिस्टम है, इसमें रेल लाइंस इंक्लूडेड ही नहीं है। वाओ, रेलवे के बिना रेलवे का मैप बनाया ना और भी खिचड़ी बन जाती है। मसल ब्लेज टी सर्ज में हार्मोनल हेल्थ सुधारने के लिए सबसे पोटेंट आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। इसमें अश्वगंधा, शिलाजीत और मुकुना जैसे इंग्रेडिएंट्स है। ये हर्ब्स कोर्टिसोल घटाने में मदद करते हैं। ये प्रोडक्ट आपको फल्विक एसिड और ट्रेस मिनरल्स का रिक्वायर्ड डोज भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि टी सर्ज टेस्टोस्टेरोन को ऑप्टिमाइज करता है। ये मसल ग्रोथ, परफॉर्मेंस और रिकवरी भी बूस्ट करता है। मसल ब्लेज टी सर्ज को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक क्लिक करना। तो पिछले हफ्ते मेरे अंदर एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से मैं इस रिहैबिलिटेशन फेज में ट्रेनिंग को जिस नज़ारे के थ्रू ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो पूरी तरीके से बदल गया है। तो हम सबके अंदर एक इनर वॉइस होती है। ये जो इनर वॉइस है ये बुरे फेजेस में आपका साथ दे रही है या आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, इसे गौर से ऑब्जर्व करो। मेरी जो इनर वॉइस है उसको मैंने पिछले कुछ सालों में इतने अच्छे से ट्रेन किया है कि जब एक ऑब्स्टिकल आता है तो उस ऑब्स्टिकल से बाहर निकलने के लिए और प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ निकालने के लिए मेरे इनर वॉइस को इतना वक्त नहीं लगता जितने बाकी के लोगों को लगता है। तो पिछले हफ्ते मैं ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सोच रहा था और मेरा जो कॉन्शियस माइंड है, यानी जिस दिमाग के साथ आप सोचते हो, उस दिमाग में बहुत चल रहा था यार मैं बैक ट्रेन नहीं कर सकता, शोल्डर्स ट्रेन नहीं कर सकता। फिर मेरे इनर वॉइस ने मुझे बोला रुक जा, तू इस मोमेंट पे क्या कर सकता है। फिर मैं सोचने लगा, मैंने कहा मैं चेस्ट कर सकता हूँ, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स। फिर इनर वॉइस ने बोला रुक जा, तू इतनी सारी चीजें कर सकता है और पेन फ्री कर सकता है, तो तू उन सारी चीजों को अपना 100% क्यों नहीं दे रहा, और तू उन सारी चीजों को एक ऐसे मेंटालिटी के साथ क्यों नहीं देख रहा जैसे तू पहले ट्रेनिंग को देखता था। ये बात रियलाइज करने पर मुझे स्ट्राइक हुआ कि मैं पहले जिस प्रकार से अपने नोट्स ऐप में प्रोग्रेस ट्रैक करता था और वो करने से ट्रेनिंग करते वक्त और अगले ट्रेनिंग सेशंस के पहले जिस टाइप की ड्राइव मेरे अंदर होती थी और जिस टाइप की पैशन मेरे अंदर होती थी, उसे मैं बाकी के मसल ग्रुप्स के लिए वापस ला सकता हूँ। इसीलिए पिछले चेस्ट डे से लेके मैंने अपने नोट्स ऐप में हर एक ट्रेनिंग सेशन ट्रैक किया है और एक इतने सिंपल पर्सपेक्टिव शिफ्ट की वजह से मैं ट्रेनिंग को अब एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव के साथ सोचता हूँ। हाँ, इस वक्त पे शोल्डर्स और बैक की ट्रेनिंग ठीक से नहीं हो पा रही है, पर अगर मैं बाकी के मसल ग्रुप्स पे धीरे धीरे बेस लाइन से लेके प्रोग्रेस बना सकता हूँ तो वो एक ऐसी चीज है जो मेरे कंट्रोल में है। इसीलिए बिलीव इट और नॉट, 4 महीनों के बाद आज जिम जाते वक्त मेरे पास एक गोल है, और सिर्फ एक गोल होने की वजह से मैं जब कल रात को सो रहा था तब मेरे दिमाग में ये था कि यार पिछले चेस्ट डे में मैंने इतना किया था, आज मुझे उसको बीट करके एक रेपिटेशन ऐड करनी है। इतने छोटे से चेंज की वजह से मैं अपने दिमाग में वापस वो हैबिट डाल रहा हूँ कि हर जगह नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें होती है। इट इज अप टू अस टू डिसाइड कि इस सारे खिचड़ी के बीच में मैं पॉजिटिव चीजें ढूंढूंगा। तो आज के चेस्ट डे का गोल क्या है वो मैं आपको जिम में जाके बताऊंगा। अभी बची हुई ड्राइव मुझे एंजॉय करनी है, गाने सुनने हैं और जोन में जाना है, क्योंकि मैं हमेशा क्या कहता हूँ, हर ट्रेनिंग सेशन एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आप पिछले टाइम का परफॉर्मेंस बीट करके खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। टाइम टू गेट इन द जोन। तो स्वागत है आप सभी का आज के चेस्ट डे में। मुझे 1 महीने पहले एक पर्टिकुलर चेस्ट वर्कआउट बहुत क्लियरली याद है, जब नेक के सारे ट्रीटमेंट्स खत्म हो चुके थे और मैंने अपने मशीन चेस्ट प्रेस का टॉप सेट 5 kg के साथ लगाया था। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल और बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग था, पर उस पॉइंट से लेके अब 1 महीने में प्रोग्रेस करते करते आज मैं अपना टॉप सेट 40 kg के साथ करने वाला हूँ। पिछले चेस्ट वर्कआउट में मुझे ये वेट 19 रेप्स के लिए मिला था, तो आज हम 20 रेप्स अचीव करने की कोशिश करेंगे। इन जनरल लाइट ट्रेनिंग करने की वजह से मेरी रेप रेंज 10 to 20 है, इसीलिए जब तक मुझे एक वेट के साथ 20 रेप्स नहीं मिलते मैं लोड को बढ़ाता नहीं। अब ये 40 kgs भी फुल स्टैक के कंपैरिजन में सिर्फ 1/3 वेट है, पर चाहे हम 40 kgs लगा रहा है या 138, प्रोसेस डेस्टिनेशन से ज्यादा एंजॉयबल है। आप सब ने सुना ही होगा, सफर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है। एंजॉय द प्रोसेस। गुड रेप्स ओनली। Not done yet.
Not done yet. एक और. क्लास. मैं अपने पापा जी को एक बहुत बड़ा शाउट आउट देना चाहता हूँ. YouTube से 1 महीना ब्रेक लेने के बाद मेरे पापा वो थे जिन्होंने मुझे रिमाइंड किया कि लोग तुझे अपने फिजिक की वजह से नहीं देखते, और उन्होंने मुझे रिमाइंड किया कि जब मैं 17 साल का था और जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था तब जिम एक्सपीरियंस की अगर बात की, ट्रेनिंग एज की अगर बात की, तो मेरे पास पता है कितने सालों का एक्सपीरियंस था. 1 साल. एज 16 मैंने लिफ्टिंग स्टार्ट की. एज 17 मैंने YouTube चैनल बनाया. उस टाइम पे मेरी फिजिक नहीं थी, मेरे लिफ्ट्स बहुत बेकार थे, थोड़ा सा भी मसल मास मेरे बॉडी के ऊपर नहीं था, पर तभी भी मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया. और वो फिजिक दिखाने की वजह से नहीं था, वो पैशन की वजह से था और वो जर्नी डॉक्यूमेंट करने की वजह से था. इवन इस चैनल पे जब मैंने लॉकडाउन पे डेली ब्लॉगिंग चालू की थी तब मेरी फिजिक नहीं थी. मेरा बॉडी वेट 62 kg था. हाँ, बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा कम था, पर मसल मास की अगर बात की तो वो एक ऐसा रीजन था जहाँ पर मैं बहुत सारा इंप्रूवमेंट बना सकता था, और वही हमने इस चैनल पे कर दिखाया है. इसीलिए इस फेज में हाँ, मसल मास इतना ज्यादा नहीं है, पर ये भी जर्नी है, और इसी जर्नी को मैं गोइंग फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ. इसीलिए कभी कभी जब आप 8, 9, 10 सालों के लिए ट्रेन करते हो, आपकी इतनी अच्छी फिजिक बन जाती है कि आप अपना खुद का सेल्फ इमेज उससे अटैच करते हो, और आप भूल जाते हो कि आपने दूसरे रीजंस की वजह से जर्नी की शुरुआत की थी. सो थैंक यू बाबा. गुड रेप्स ओनली. Not done yet. Not done yet. Wow. Last set. Best set. Let's go home. Not bad. Crazy. तो गाइज 1 डे एट अ टाइम फिजिक वापस आ रही है. इवन दो मैं शोल्डर्स को ट्रेन नहीं कर रहा, सरप्राइजिंगली फ्रंट डेल्ट और रेड डेल्ट अभी भी जिंदा है. मैं हमेशा इनडायरेक्ट स्टिमुलस के बारे में बात करता हूँ. जब आप कोई भी चेस्ट प्रेस लगाते हो फ्रंट डेल्ट इन्वॉल्व होता है, जब आप कोई भी पुल डाउन या रो लगाते हो तब रेड डेल्ट इन्वॉल्व होता है. इसीलिए वो अभी भी जिंदा है. सिर्फ साइड डेल्ट्स का इंतजार है जो जल्दी ही वापस आएंगे. मेरे जो भी डॉक्टर्स है उन्होंने कहा है टेंटेटिवली अराउंड दिवाली ओवरहेड प्रेसिंग, रोइंग और रेड डेल्ट्स, ये 3 चीजें वापस मेन्यू पे आएगी. तो तब तक आप ये एंजॉय करो, तब तक मैं बाकी के मसल ग्रुप्स को रिबिल्ड करूंगा. लेट्स गो ब्रो. पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग. क्या बोल रहा था? एंड्रोजन रिसेप्टर्स है ना इसलिए. इजी जाएगा, स्लो एंड कंट्रोल. तो मैं खुद को एक बहुत ही हाई क्रिकेट फैन कंसिडर करता हूँ, और मेरे पूरे फ्रेंड ग्रुप में सिर्फ 2 लोग हैं जिनको क्रिकेट मेरे जितना पसंद है. एक है आर्यन खन्ना और एक है सिनेमाटोग्राफर अवधूत. और काफी बार मैं पुराने क्रिकेट गेम्स के हाइलाइट्स देखता हूँ, और अवधूत भी देखता है. सेम टेस्ट क्रिकेट के. और मेरे फेवरेट हाइलाइट्स वो विराट कोहली वाले, जब वो कैप्टन था, वो जो एग्रेशन और वो जो टेस्ट क्रिकेट में इंटेंसिटी होती है वो तब थी. अब थोड़ा सा लोग हाई वॉल्यूम पे चले गए. सिर्फ 6 मार रहे, वो इंटेंसिटी नहीं रही है. और क्रिकेट की बात करते हुए मैं सिर्फ इंडिया को नहीं पर क्रिकेट की जो पूरी दुनिया है उसे बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ. हाल ही में साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड की T20 सीरीज हुई थी, और अवधूत को उस सीरीज के बारे में और उस सीरीज में एक पर्टिकुलर मैच के बारे में कोई आइडिया नहीं है. इसीलिए हमने प्लान किया था शूट करेंगे, अवधूत के लिए कॉफी बनाएंगे और फिर हाईलाइट्स देखेंगे. बहुत मजा आने वाला है. कॉफी विद अवधूत एंड साकिब. Cricketers that know this ground very well. Going to be against the strength of the South African bowling unit. And it's going to be a similar result, it is. काय करता रे? आयपीएल सारखं रन रेट बघ ब्रो. तेच होतं ना. 300 चा स्ट्राइक रेट आहे. 300 चा स्ट्राइक रेट आहे. 49 in 17 Butler. Another boundary that 6 overs 100 ऑफ कितना होगा अवधूत? भाई 300 लग रहा है मुझे. ये हर बॉल हाईलाइट है, हर बॉल हाईलाइट है. 300.
जो के टेस्ट मैच में नहीं होते कुछ टीम्स के T20 में कर दिए क्रेजी। What an innings that has been. 304 ऐसी इनिंग्स देखी है कभी तूने? नहीं जिंदगी में कभी देखी है। T20 में तो भाई नहीं देखी है। ओडीआई में इतने स्कोर्स नहीं ओडीआई होते। में टेस्ट में भी टेस्ट में भी नहीं होते। किसी के 20 ओवर में कर दिया। क्या सोच के आए थे इंग्लैंड वाले? ये जो छोटा सा वॉक है वो मैं एक बहुत ही हैप्पी स्टेट में लगा रहा हूँ, क्योंकि आज शाम को जब मैं फिजियोथेरेपी करवाने के लिए क्लिनिक गया था तो एक बहुत ही बड़ी खुश खबर मुझे वहाँ पर मिली है, जो मैं आप सबके साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगा। अभी मैं इस वॉक पे सिर्फ विजुअलाइज कर रहा हूँ और आने वाले जो भी हफ्तों की ट्रेनिंग होगी वो इमेजिन कर रहा हूँ। पर आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एक लाइक छोड़ देना, दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। नॉट डन येट। गुड नाइट।